हाय स्टूडेंट्स, आई एम तमसा त्यागी और बायोलॉजी एजुकेटर ऑन नीट रैंक प्लस चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज के इस लेक्चर के अंदर पूरा माइंड मैप डिस्कस होने वाला है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर मैंने आपको पूरा वन शॉट डिटेल में कराया है। यू कैन गो एंड चेक द वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो। तो उसी का एक छोटा सा क्रिस्प सा माइंड मैप आपके लिए लेके आई हूँ ताकि सारी चीज़ें एकदम टिप्स पे आके आपके बैठ जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनिशियली हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर बेसिकली बात की है कि इनहेरिटेंस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, कैसे वो वहाँ पे जो है उनके स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे हमारे दो जेनेटिक मटेरियल के बारे में हमने बात की, दैट इज डीएनए एंड आरएनए। सो इफ वी टॉक अबाउट द डीएनए, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा? डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर। क्या होता है? एक लंबी सी चेन होती है, न्यूक्लियोटाइड से बनी हुई चेन होती है। इसके जो मोनोमर्स होते हैं, यूनिट्स होती है, दैट इज योर न्यूक्लियोटाइड। अब अगर मैं इस न्यूक्लियोटाइड की बात करूं तो इस न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? दिस न्यूक्लियोटाइड इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ, एक यहाँ पे इस तरह से पेंटोज शुगर होती है, ठीक है, शुगर होती है हमारे पास में। दूसरी चीज हमारे पास में होती है ये फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, एंड तीसरी चीज होती है यहाँ पे नाइट्रोजन बेस। अब ये नाइट्रोजन बेस जो है चार तरीके का हो सकता है। इट कुड बी आइदर एडिनाइन, थाइमीन, साइटोसिन या ग्वानिन, ठीक है। एडिनाइन, थाइमीन, साइटोसिन, ग्वानिन, ये हो सकता है इन द केस ऑफ डीएनए, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ यहाँ पे जो हमारा एडिनाइन और ग्वानिन है, इनके पास में दो रिंग्स होती है। इनका स्ट्रक्चर साइटोसिन और थाइमीन से अलग है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। साइटोसिन और थाइमीन के पास हमारे पास सिर्फ एक सिंगल रिंग्स होती है। दीज आर नोन एज प्योरीन्स, और इन सभी को हम बोलते हैं पिरामिडीन्स। पिरामिडीन्स के अंदर हमारे पास एक और स्ट्रक्चर आता है, दैट इज यूरासिल। एक और नाइट्रोजन बेस आता है, दैट इज यूरासिल। बट यूरासिल डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता, ये आरएनए में होता है। अभी आई विल टेल यू कि आरएनए में वो कहाँ प्रेजेंट है और कैसे, ठीक है बेटा, ये बात समझ में आई। एंड अब ये सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे इनके बीच में इस तरह से बॉन्ड फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। क्या कहते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। नाउ यहाँ पर ये शुगर और हमारी नाइट्रोजन बेस के बीच में जो ये बॉन्ड होता है, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं इसको हम। तो ये दो बॉन्ड्स हमको डीएनए के स्ट्रक्चर में देखने को मिलते हैं, राइट। अब ये जितने भी हमारे ये नाइट्रोजन बेसेस है, ये आपस में एक दूसरे के साथ में अटैच होते हैं, और दो हमारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन एक साथ जो है इनको हेल्प करती है जोड़ने में, ताकि हमारे पास एक डबल स्ट्रैंड वाला स्ट्रक्चर फॉर्म हो सके, जिसको हम डीएनए कहते हैं। तो डीएनए हमेशा कोई सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड से नहीं बल्कि दो स्ट्रैंड से बना होता है, इसीलिए इसको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हम कहते हैं। अब यहाँ पे जो इनको जोड़ने का काम कर रहा है, दैट इज द नाइट्रोजन बेसिस। जैसे आप देख सकते हैं ये TACG, ये सब क्या है? ये वही नाइट्रोजन बेसिस है, थाइमीन, एडिनाइन, साइटोसिन एंड योर ग्वानिन। Now there is a specific way of joining these nitrogen bases. हमारा एडिनाइन हमेशा थाइमीन के साथ ज्वाइन होता है, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ ज्वाइन होता है, और एडिनाइन और थाइमीन के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इन सभी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। बट स्पेसिफिकली अगर मैं एडिनाइन और थाइमीन की बात करूँ तो हमारे पास दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में हमारे पास में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। एंड ऑल्सो लुक एट दर पोलैरिटी, हमारे डीएनए की कुछ पोलैरिटी भी होती है। तो अगर मैं ये वाला एंड देखूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरे पास में फिफ्थ कार्बन जो है वो फ्री रहता है, इसीलिए हम इसको फ्री 5 प्राइम एंड बोलते हैं। यहाँ पर मेरे पास में थर्ड कार्बन फ्री होता है ना, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है इसके साथ में, ये फ्री है, इसीलिए इसको 3 प्राइम एंड बोलते हैं, और यही किसी भी स्ट्रैंड को पोलैरिटी देता है। यानी इसकी पोलैरिटी क्या है? 3, यहाँ पे 3 प्राइम, यहाँ पे 5 प्राइम। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास में पोलैरिटी है, इधर 5 है, इधर 3 है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, जहाँ पे 3 से 5 है उसका ऑपोजिट वाले के पास 5 से 3 है। ये इसको एक एंटी
पैरेलल पोलैरिटी दे रहा है। क्या दे रहा है? एक एंटी पैरेलल पोलैरिटी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, अभी देखो हमारे पास यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, जितना भी टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होगा, वही हमारे डीएनए की लेंथ होती है। वही क्या होती है? डीएनए की लेंथ होती है। आरएनए की अगर हम बात करें तो आरएनए में ऑक्सीजन हमारे 2 प्राइम कार्बन पे प्रेजेंट होता है। देखो लुक हियर, हमारे पास जो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म हो रहे थे ना, डीएनए और आरएनए में ये न्यूक्लियोटाइड्स दो तरीके से हैं। डीएनए में ये वाली जो न्यूक्लियोटाइड होती है इसको हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डीऑक्सी राइबोज शुगर। यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे जो कार्बन होता है इसके पास में ऑक्सीजन इज एब्सेंट, है ना, इसीलिए इसको डीऑक्सीराइबोज बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इट इज प्रेजेंट। तो यही हमने बोला है आरएनए के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंट है कि यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन इन द केस ऑफ योर डीएनए इट इज एब्सेंट, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे हमारे पास में यूरासिल प्रेजेंट होता है इन प्लेस ऑफ द थाइमीन। डीएनए में हमारे पास थाइमीन होगा और आरएनए में हमारे पास में यूरासिल होगा, ये दूसरा डिफरेंस होता है। चलिए नाउ इसी तरह स्टूडेंट्स ये जो कॉम्प्लीमेंटारिटी जो यहाँ पे हमने देखी है, ए के साथ हमेशा टी बॉन्ड होता है, सी के साथ हमेशा जी बॉन्ड होता है, यहाँ से हमारे पास आता है एक शारगैफ रूल जो ये कहता है कि जितना भी हमारे पास एडिनाइन है और जितना भी ग्वानिन है, मतलब इन पूरे प्योरीन्स का जो सम होने वाला है दैट वुड बी इक्वल टू द पिरामिडीन्स। जितना हमारे पास देखो ए होगा उतना ही टी होगा, ऑब्वियसली जितना हमारे पास जी होगा उतना ही हमारे पास में सी होगा, तो यानी दिस विल बी ऑलवेज इक्वल, राइट। अब बेटा हमारे पास हुआ क्या था कि बहुत सारे जो है स्टडीज़ हुई, हमारे पास क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आया। अब क्रोमोसोम को सेल डिवीजन के टाइम पे देखा गया, देन उसके बाद हमने अंदर इनिशियली हमने ये देखने की कोशिश की कि वहाँ पे ये जो डीएनए है वो कैसा स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हमारे दो साइंटिस्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सबसे पहले तो वॉटसन एंड क्रिक ने क्या किया स्टूडेंट्स, एक्सरे डिफ्रैक्शन हमारे पास में उसके बेसिस पे जो भी डेटा आया था, एक्सरे डिफ्रैक्शन के बेसिस पे जो भी डेटा आया था, फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लियन को डिस्कवर किया था। तो वो सारे इंफॉर्मेशन को वॉटसन एंड क्रिक ने यूज किया एंड ही postulated some of the things about, or we can say the features of our DNA, और एक मॉडल हमारे सामने पेश किया डीएनए का। तो डीएनए का ये मॉडल क्या कहता है? सबसे पहली चीज कि इसके पास में होते हैं दो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया। फिर जितना यहाँ पे एडेनाइन होता है उतना ही थाइमीन होता है, जितना साइटोसिन होता है उतना ही ग्वानिन होता है। इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होता है, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, एंड दीज बॉन्ड्स आर द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स एक जो पूरा लूप की लेंथ होती है, एक जो पूरे लूप की लेंथ होती है, ये पूरा एक लूप है, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज वन लूप। इसकी जो लेंथ होती है इसको हम बोलते हैं पिच, एंड दिस इज 3.4 नैनोमीटर। और इस पूरे के अंदर हमारे पास में टोटल 10 बेस पेयर्स होते हैं। तो अगर मेरे को दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो आई कैन सिंपली डू दिस 3.4 डिवाइडेड बाय 10, सो आई गेट 0.34 नैनोमीटर डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स, राइट। तो यहाँ से मेरे पास दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना आता है? 3.4 नैनोमीटर। देन स्टूडेंट्स ये डबल स्टैंडर्ड है, हेलिकली कॉइल्ड है, और एक राइट हैंडेड फैशन है, मतलब इस तरह राइट की तरफ ऐसे घूम रहा होता है, इसीलिए ये स्ट्रक्चर ऐसा नजर आता है। लास्टली ये स्ट्रक्चर काफी स्टेबल होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और साथ में यहाँ पे जो है हमारे जो बेस पेयर्स है उनकी स्टैकिंग वन के ऊपर वन एक एक करके जो पैरेलल स्टैकिंग है उसकी वजह से भी इस स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी मिलती है। नाउ हमारे पास एक सेंट्रल डोगमा दिया फ्रांसिस क्रिक ने, जो ये कहता है कि डीएनए से आरएनए बनता है बाय ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन बनता है बाय ट्रांसलेशन, और यही हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो बताता है, डिस्क्राइब करता है।
नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट द पैकेजिंग ऑफ डीएनए। अब जो हमारा इतना बड़ा सा डीएनए है, डीएनए का लेंथ अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर होता है ना। तो एक छोटे से माइक्रोस्कोपिक सेल के अंदर इतना बड़ा डीएनए को पैक करने का कोई तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं पैकेजिंग। तो ये पैकेजिंग कैसे होती है? सबसे पहले स्टूडेंट्स, दिस डीएनए इज पैक्ड अराउंड आवर हिस्टोन प्रोटीन्स। ये हिस्टोन कुछ इस तरह नजर आते हैं, जिसके पास टोटल में 8 यूनिट्स होती हैं, जो डबल डबल फॉर्म में प्रेजेंट होती है। H2A, ठीक है, H2B, H3 और H4, इन सभी की 2-2 यूनिट्स होती है। टोटल में 8 यूनिट्स मिलके हमारा ये ऑक्टामर बनाती है। साथ में हमारे पास यहाँ पे होता है एक लिंकर डीएनए, जो कि अटैच कर रहा है किसको? हमारे H1 हिस्टोन को। ये हमारे पास में स्टूडेंट्स H1 हिस्टोन है, दिस इज द H1 हिस्टोन, और ये लिंकर डीएनए को यहाँ पे, मतलब लिंकर डीएनए इसके हिस्टोन के H1 के ऊपर ही बिल्कुल वहीं से होते हुए जा रहा है, ठीक है। तो ये लिंकर इज अ पार्ट ऑफ दिस न्यूक्लियोसोम ओनली। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियोसोम बनाता है। इसी तरह बहुत सारे न्यूक्लियोसोम का जब पूरी चेन बन जाती है, जहाँ पे हमारे पास हिस्टोन है और डीएनए है, इट फॉर्म्स अ बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। अब कहीं कहीं पे ये क्रोमैटिन बहुत ज़्यादा डेंसली पैक्ड होता है, तो हम इसको बोलते हैं अगर ये बहुत ज़्यादा डेंसली पैक्ड होगा तो हेट्रोक्रोमैटिन बोलेंगे, और अगर ये बहुत ज़्यादा लूजली पैक्ड होने वाला है तो यूक्रोमैटिन हम इसको कहेंगे। एंड इसके अलावा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब ये क्रोमैटिन के स्ट्रैंड जो है, थ्रेड जो है, और ज़्यादा कंडेंस होते जाते हैं, तो ये क्या बना लेते हैं? क्रोमोसोम्स बना लेते हैं, जो आप लोगों ने सेल डिवीजन चैप्टर में पढ़ा होगा कि हमको मेटाफेज में क्लियरली विजिबल होते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए टू सर्च द जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ ने किया था। ग्रिफिथ ने यहाँ पे 2 तरह की स्ट्रेन्स ली थी आपके स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की, और रैट उनका एक्सपेरिमेंटल मॉडल था। तो ये 2 स्ट्रेन्स थी, आर स्ट्रेन और आपकी एस स्ट्रेन। आर स्ट्रेन रफ स्ट्रेन थी जो कि नॉन विरुलेंट थी, एस स्ट्रेन वॉज विरुलेंट। तो इनिशियली जब खाली रफ स्ट्रेन डाला तो माउस जिंदा था, जब स्मूथ डाला तो माउस मर गया था, और जब हीट किल्ड डाला, यानी कि हमने स्मूथ स्ट्रेन को हीट किल करके डाला, तो माउस जिंदा था, ठीक है। और लेकिन हमने जब रफ के साथ हीट किल्ड स्मूथ को डाला तो माउस वापस से मर गया। तो यहाँ से ग्रिफिथ को लगा दैट समथिंग वाज बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इन योर व्हाट आर स्ट्रेन के अंदर कुछ तो ऐसा चेंज हुआ, और वो चेंज किसने किया है? इस स्मूथ स्ट्रेन ने चेंज किया है। तो वो चेंज करने वाला प्रिंसिपल क्या था? उसको बोला गया था इट वाज अ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। लेकिन अभी तक भी यार ये नहीं पता था कि ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है क्या, क्या ये डीएनए है, क्या ये प्रोटीन है, क्या ये आरएनए है, क्या है। तो इसके कंफर्मेशन के लिए एक एक्सपेरिमेंट रन किया किसने? एवरी मैक्लियोड और मैककार्टी ने। इन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट किया स्टूडेंट्स, इनिशियली इन्होंने जो ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था इसको लिया, एंड इनके अंदर 3 तरह के एंजाइम्स डाले। जब प्रोटीएज एंजाइम डाला तो ट्रांसफॉर्मेशन तब भी हो रहा था, जब आरएनएज डाला ट्रांसफॉर्मेशन तब भी हो रहा था, लेकिन जब डीएनएज डाला तब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, यानी डीएनए वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसकी पक्की खबर किसने की कि सच में ही ये डीएनए है और प्रोटीन नहीं है? एक लास्ट एक्सपेरिमेंट रन किया हर्शी एंड चेज ने। हर्शी एंड चेज ने ये एक्सपेरिमेंट बैक्टीरियोफाज की मदद से किया, जहाँ पे उन्होंने 2 तरह के बैक्टीरियोफाज लिए और उनको रेडियो एक्टिवली लेबल किया। एक को फॉस्फोरस के साथ, क्योंकि फॉस्फोरस डीएनए में मिलता है, और एक को सल्फर के साथ, जो कि आपके सिस्टीन में मिलता है ना। 2 तरह के हमारे जो अमाइनो एसिड्स हैं उनमें वो सल्फर मिलता है। इनिशियली हमने इनको इकोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराया, तो इन्फेक्शन के दौरान इन्होंने वहाँ पे अपना कुछ भी मटेरियल डाला होगा, अभी नहीं पता वो डीएनए है या प्रोटीन है। उसके बाद हमने उसको ब्लेंड किया, यानी उनको सेपरेट कर दिया, एंड लास्टली हमने सेंट्रीफ्यूगेशन किया ताकि जो भी सुपरनेटेंट है, लाइट चीज़ है, वो ऊपर आ जाए और हैवी चीज़ नीचे आ जाए। तो लाइट चीज़ ऑब्वियसली हमारी प्रोटीन होती है, डीएनए डेंसर होता है। यहाँ पे हमने देखा कि हमारा जो सुपरनेटेंट था वो रेडियो एक्टिवली लेबल्ड था, दैट वॉज सल्फर लेबल्ड। तो मतलब इट वॉज योर डीएनए जो यहाँ पे हमको शो नहीं हुआ है ना, जो हमारे बैक्टीरिया के अंदर नहीं आया। लेकिन यहाँ पे जहाँ हमने फॉस्फोरस से रेडियो लेबल किया था, यहाँ पे बैक्टीरिया के अंदर वो रेडियो एक्टिव हमें एलिमेंट्स दिखाई दिए। तो इसका मतलब इट इज द डीएनए व्हिच इज केपेबल, व्हिच वाज द ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। यहाँ से कंफर्म हो गया था कि डीएनए ही ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था।
सो अब बात करते हैं कि हमारे डीएनए या फिर कोई भी जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके एक्चुअल में कैरेक्टर्स होने क्या चाहिए, मतलब उसके क्या उससे उम्मीदें होनी चाहिए कि वो किस तरह से काम करे। सबसे पहले तो देखो यार, उसको रेप्लिकेशन करना चाहिए, उसको अपना रेप्लिका बनाना चाहिए, तभी वो इंफॉर्मेशन को इनहेरिट कर पाएगा। देन उसको स्टेबल होना चाहिए, अगर उसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे देन हमारी इंफॉर्मेशन सही तरीके से आगे पास नहीं होगी। एंड साथ में थोड़ा बहुत म्यूटेशन भी आनी चाहिए, अगर बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आएंगे तो एवोल्यूशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बट यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये जो म्यूटेशन आए, ये जो चेंजेस आए बहुत ही स्लो पेस पे आए, तो स्लो म्यूटेशंस होने चाहिए। एंड साथ में मेंडल के इनहेरिटेंस लॉस को भी वो फॉलो करे। तो ये सारी चीज़ें तो हमारा सिर्फ और सिर्फ डीएनए कर पा रहा था, only DNA. So hence DNA is the genetic material, the best genetic material we can say. Although virus is also a genetic, although RNA is also a genetic material in the case of viruses, but लेकिन बाकी के organisms में हमारे पास में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। रीजन वही है कि स्टेबल है, इनफैक्ट ये सारी चीज़ें वो फॉलो करता है। अब आरएनए वर्ल्ड क्या कहता है, वो कहता है कि आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहला अगर आपसे जेनेटिक मटेरियल पूछा जाए तो वो आरएनए ही है, ठीक है। लेकिन हाँ, इसके अंदर काफ़ी सारे जो है कमियां थी जिसकी वजह से ये बहुत लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर पाया एज अ जेनेटिक मटेरियल। इनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए, मॉड्यूलेशंस आए। सो हेंस दूसरे बायोमोलिक्यूल्स धीरे धीरे अडेप्ट करते गए एंड दे स्टार्ट बिकमिंग द genetic material, and the DNA in fact became more stable and hence it is found as a genetic material in the rest organisms. अब बात आती है कि हमको यहाँ पे 3 प्रोसेस पढ़ने थे, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो रेप्लिकेशन क्या था, बहुत डिटेल में मैकेनिज्म अगर आपको देखनी है तो आप चैप्टर देखना है। यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा समझा देती हूँ कि सेमी कंजर्वेटिव नेचर होता है डीएनए की रेप्लिकेशन का। यहाँ पे हमारे पास में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होते हैं वो इस तरह से डीएनए को अनवाइंड करते हैं, खोलते हैं। पहले तो डीएनए को अनवाइंड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द हेलिकेज एंजाइम। आगे जो टेंशन होता है वो टोपोआइसोमरेज रिलीज करता है। बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल, और हमारे पास इस तरह से फॉक क्रिएट हो जाता है जिसमें एक जगह पे हमारी रेप्लिकेशन ईजी से हो जाती है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे रेप्लिकेशन करने का यानी इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है, बट उसकी जो डायरेक्शन होती है दैट इज 5 to 3 प्राइम। तो एक स्टैंड पे इसके लिए इजीली होता है ये करना जहाँ पे 3 to 5 डायरेक्शन है, लेकिन जहाँ पे डायरेक्शन पहले से 5 to 3 है तो उसके लिए वो करना मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे पॉलीमरेज एंजाइम जो है वापस जाके थोड़ा स्ट्रैंड्स इस तरह बनाता है जिसको हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, एंड लेटर ऑन इन ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को जोड़ दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। नाउ आते हैं ट्रांसक्रिप्शन पे। ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली ये हमारे पास जो भी डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में, उसको अगर हम देखें तो हमारे पास वहाँ 2 स्ट्रैंड्स हैं जिसमें से एक हमारा टेम्पलेट की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि कोई भी डीएनए इज अ पार्ट ऑफ अ जीन, एंड जीन के अंदर इंफॉर्मेशन होती है किसी भी कैरेक्टर के लिए जिससे हम कोई भी फ्यूचर में जाके हमारे पास में प्रोटीन बन के आता है। तो यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है ये डीएनए से एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बना रहा है दैट इज एमआरएनए। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, इट इज ओनली फ्रॉम 1 स्ट्रैंड, सिर्फ एक ही स्ट्रैंड से बनेगा। अब यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर 3 चीज़ होती है। इनिशियली यहाँ पे हमारे पास होता है प्रोमोटर रीजन, ये होती है स्ट्रक्चरल जीन, एंड लास्ट में हमारे पास होता है टर्मिनेटर रीजन। So it takes place in 3 steps: initiation, elongation and termination. Initiation में हमारा जो RNA dependent polymerase enzyme है, RNA polymerase enzyme है, ये यहाँ पे आके बाइंड करता है प्रोमोटर के साथ में और इसको हेल्प करता है कि इनिशिएशन फैक्टर दैट इज द सिग्मा फैक्टर। उसके बाद स्टूडेंट से धीरे धीरे इस रिएक्शन को कैटलाइज करेगा, यहाँ से हमारी आरएनए की ट्रांसक्रिप्ट बनती जाएगी, एंड लास्टली इट रीचेस द टर्मिनेटर रीजन जहाँ पे रो फैक्टर हेल्प करता है टू इनिशिएट दिस टर्मिनेशन, एंड इसको टर्मिनेशन फैक्टर भी कहते हैं। सो द सेम थिंग हैपेंस इन योर यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। मोटा मोटा प्रोसेस यही है, लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर हमारे पास में कुछ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होती है जहाँ पे इस एमआरएनए में बेसिकली क्या आते हैं, बीच बीच में कुछ ऐसे हमारे इंट्रॉन्स होते हैं जो कि हमारे काम के नहीं हैं, दे आर नॉट कोडिंग फॉर एनीथिंग, इसलिए उनको रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्प्लाइसिंग। इसके अलावा बहुत ही लेबाइल मॉलिक्यूल है, एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में जाना है उस एमआरएनए को इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स, तो इसीलिए उसको आगे पीछे से कवर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ कैप एंड अ टेल।
ठीक है। तो मिथाइलेटेड गुआनिन आपके कैप पे लगाया जाता है एट द 5 प्राइम एंड, इसको कैपिंग कहते हैं, और टेलिंग के प्रोसेस में एक पॉलीएडेनाइल की चेन उसके 3 प्राइम एंड पे अटैच होती है। राइट, याद आ रहा होगा सबको सारी चीज़ें। अब बात करते हैं ट्रांसलेशन की। तो ट्रांसलेशन में बेसिकली हमारे पास में यहाँ पे राइबोसोम जो होता है, इसी को हम यहाँ पे, यही हमारा एंजाइम है, ये कैटालिटिक एंजाइम है एंड एक टीआरएनए मॉलिक्यूल अडेप्टर की तरह यहाँ काम करता है, और हमारे पास में ये एमआरएनए यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट है जिससे हमारा प्रोटीन बनेगा। इसके पास बेटा इंफॉर्मेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ योर बेसेस, और 3 बेस मिलके एक कोडोन बनाते हैं। ये जेनेटिक कोडोन कोड हमारा दिया था, जॉर्ज गेमाओ ने बताया था, ऐसे 64 कोडोन्स होते हैं, लेकिन उनमें से कोडिंग वाले हमारे केवल 63 होते हैं। ठीक है, बाकी हमारे पास यहाँ पे एक स्टार्टिंग कोडोन होता है AUG एंड कुछ स्टॉप कोडोन होते हैं, दैट इज योर UGA UAA, है ना, आपको पता है, सॉरी नॉट UAA, UGA UAG एंड राइट। तो 3 हमारे पास क्या होते हैं, स्टॉप कोडोन्स होते हैं। क्लियर। अब देखो रिएक्शन स्टार्ट कैसे होती है। सबसे पहले हमारा जो टीआरएनए आता है उसके पास में मेथियोनिन अटैच होता है, इसको बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए व्हिच स्टार्ट्स द रिएक्शन। अब एक एक करके बेटा इस राइबोसोम के पास में जो लार्जर यूनिट है, इसके पास 3 साइट होते हैं EPA, तो एक एक करके साइड पे ये आता जाएगा और ये आगे से यहाँ से निकलते जाएंगे and by just reading this strand they are bringing the respective amino acid, और ये अमाइनो एसिड को ला के एक दूसरे के साथ इस तरह से चिपकाते जाएंगे। इस तरह से पूरी ट्रांसलेशन होती है और हमारे पास में एक कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है। एंड लास्टली हमारा यहाँ पे एक लास्ट फैक्टर आएगा जो कि टर्मिनेशन फैक्टर आएगा, टर्मिनेशन टीआरएनए आएगा विच विल बी नॉट कैरिंग एनी अमाइनो एसिड, जैसे ही यहाँ पे कोई भी टर्मिनेशन कोडोन आ जाता है। ठीक है, नाउ हमने बात की थी जीन रेगुलेशन की, एंड यहाँ पे एनसीईआरटी में हमने लैकोपेरॉन एक एग्जाम्पल पढ़ा था जो जीन रेगुलेशन बताता है। जेकब एंड मोनोड ने हमें एक ओपेरॉन सीक्वेंस के बारे में, ऑपरेटर सीक्वेंस के बारे में बताया था कि ओपेरॉन नाम का कुछ चीज़ होता है। अब क्या होता है ये, यहाँ पे कई सारे स्ट्रक्चरल जीन्स को कंट्रोल करने वाले सेम ही रेगुलेटरी जीन्स होते हैं, सेम ही आपका प्रोमोटर होता है। ठीक है, और सेम ही यहाँ पे जो है मतलब उसी सेम प्रोमोटर पे ही डिपेंड करेगा कि सारे फंक्शनल जीन वहाँ पे बनेंगे या नहीं बनेंगे। अब इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं कुछ रेगुलेटरी जीन्स। तो अगर हम बात करते हैं हमारे लैकोपेरॉन के बारे में जो कि प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है, इट इज़ लैक यहाँ पे मतलब है लैक्टोज से। तो ये ओपेरॉन कब चालू होता है, कब इसकी ज़रूरत होती है, जब सेल के अंदर बहुत ज़्यादा लैक्टोज बढ़ जाता है, तो उस लैक्टोज को ब्रेक करने की ज़रूरत होती है इनटू इट्स मोनोसैकेराइड्स दैट इज ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो बेटा इसको तोड़ने के लिए हमको क्या चाहिए कि एंजाइम चाहिए दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो कि हमारा लैक्जी जीन से बनता है। अब बेटा ये जो लैक्जी जीन है, ये इसके साथ साथ यहाँ पे 2 जीन्स और प्रेजेंट होते हैं YNA। तो ZYA ये 3 स्ट्रक्चरल जीन्स इस ओपेरॉन में मिलते हैं। इनका एक सिंगल ही प्रोमोटर होता है और सिंगल ही एक ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर क्या होता है बेटा, ऑपरेटर वो जगह है जहाँ पे अगर हमारा रिप्रेसर या कोई इनहिबिटरी प्रोटीन आके बाइंड कर गया तो ये फर्दर RNA पॉलीमरेज को ट्रांसक्रिप्शन नहीं करने देगा। तो इस ऑपरेटर का खाली होना ज़रूरी है, तभी हमारा प्रोमोटर जो है आगे इसको ट्रांसक्राइब कर पाएगा, मतलब तभी पॉलीमरेज इसको ट्रांसक्राइब कर पाएगा ना। यहाँ पे एक लैक आई जीन है, इसका प्रोमोटर अलग होता है। ये जीन क्या करती है, हमारे एक इनहिबिटर को प्रोड्यूस करती है जो कि इस रिएक्शन को इनहिबिट करता है, इस ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करता है। तो ये इनहिबिटर बेटा इस लैक ओपेरॉन, इस ऑपरेटर सीक्वेंस के ऊपर जाके बैठ जाता है, जिसकी वजह से पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ पाता और इनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। राइट, अब इसको रोकने का एकमात्र तरीका है कि इस इनहिबिटर को इनएक्टिवेट कर दे। वो कौन करता है, वो हमारा लैक्टोज ही करता है। इट एक्ट्स एज अ इंड्यूसर। तो इंड्यूसर क्या करेगा, इंड्यूसर जाके इसके साथ चिपक जाएगा और इसको इनएक्टिवेट कर देगा ताकि ये ऑपरेटर पे ना बाइंड कर पाए और ये साइट हमारी खाली रहे एंड फिर RNA पॉलीमरेज कैन इजीली ट्रांसक्राइब। तो समझो यार, जब हमें लैक्टोज को तोड़ने की जरूरत है, जब सेल में बहुत ज़्यादा लैक्टोज है तो ऑटोमेटिकली ये इंड्यूसर की तरह काम करता है और ट्रांसक्रिप्शन करा रहा है। जब सेल में लैक्टोज उतना नहीं है और जब हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, वी वांट इट टू बी स्विच्ड ऑफ, तब इनहिबिटर अपना काम करेगा, तब लैक्टोज उसको इनएक्टिवेट नहीं करेगा इनहिबिटर को। समझ गए।
देन स्टूडेंट्स हमने एचजीपी की बात की थी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जहाँ पे हमने बहुत सारी सिक्वेंसिंग की थी एंड हमको वहाँ से बहुत सारा डेटा आया था। तो उसके सेलियंट फीचर्स डिटेल में आप एक बार देख लेना इन द डिटेल लेक्चर, ठीक है, वो पूरा थियोरेटिकल है। एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लास्ट हमारा स्टूडेंट्स, इट इज बेस्ड ऑन द number of variable tandem repeats which are VNTRs which are present in your any individual any human being, और हर ह्यूमन का ये एक यूनिक VNTR होता है जिसकी मल्टीपल कॉपीज है ना आपके जीनोम में। मल्टीपल का मतलब आपको थाउजेंड्स में ये थोड़े थोड़े टाइम में रिपीट होते हुए नजर आते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स ये इजीली हम डिटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्राइम सीन पे आपने देखा होगा क्यों हम ब्लड सैंपल, हेयर सैंपल, सलाइवा सैंपल, नेल सैंपल, स्किन सैंपल कलेक्ट करते हैं, क्योंकि उन सैंपल्स के थ्रू भी हम सस्पेक्ट के साथ में उसके जीनोमिक डेटा के साथ में उसको मैच कर सकते हैं। उस सैंपल में भी हमको सेम VNTRs रिपीट होते हुए दिख सकते हैं। एंड सिमिलरली हमको ये पैटर्निटी डिस्प्यूट में भी काम आते हैं, जहाँ पे अगर हमको नहीं पता बच्चे का बाप कौन है तो वहाँ पे भी इट कैन बी इजीली बच्चे के पेरेंट्स कौन है, मम्मी कौन है, पापा कौन है, ठीक है। तो अगर ये पता लगाना है तो भी हम इसका यूज करते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे हमारे पास होता क्या है, ये हमारे पास में कोई भी सैंपल होता है, ठीक है। हम पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के थ्रू इस जीनोमिक मटेरियल को निकाला हमने, फिर हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के थ्रू हमारे इसको पूरा कट कर दिया है, आपने बायोटेक्नोलॉजी में ये पढ़ा है। फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं ताकि फ्रैगमेंट सेपरेट हो जाए। सेपरेट होने के बाद में स्टूडेंट्स हम इसको नाइट्रोसेल्यूलोज की मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, ब्लॉटिंग बोलते हैं इसको। फिर उसके बाद में हम इसको इंक्यूबेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोब्स, ठीक है। अब बेटा हमको फाइनली जब एक्सरे से हमारा डेटा मिलता है तो इस तरह के कुछ पैटर्न्स हमको नज़र आते हैं जहाँ पे वो VNTR इज रिपीटेड। तो इस तरह के पैटर्न्स जो हैं ये हमारा सैंपल में भी नज़र आएगा, और जो हमारे जो भी सस्पेक्ट होते हैं, है ना, जो भी हमारे सस्पेक्ट होते हैं उससे हम मैच कर सकते हैं। तो जहाँ पे हमको सेम पैटर्न नज़र आता है दैट इज़ और क्रिमिनल, और दैट इज़ यू नो द पेरेंट, राइट, डिपेंडिंग कि हम कौन सा केस सॉल्व कर रहे हैं। So this was all about our molecular basis, and yeah, thank you so much. Bye bye.